नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो यूजीसी नेट है उसने अपना सिलेबस अभी डाला है, जो 2024-25 का है, जो जून में एग्जाम होने हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो हम फर्स्ट पेपर के बारे में पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि फर्स्ट पेपर जो वाला सिलेबस है, जो 50 क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब जनरल अवेयरनेस मान लो, या फिर जीके से रिलेटेड, या ऐसे कहें कि अभिवृत्ति और शिक्षण के माध्यम से जो रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनका सिलेबस में फर्स्ट पेपर है वो मैं डाल चुका हूं। तो अब हम विषय वाइज अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में जो सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आशा और उम्मीद है कि जो जानकारी दूंगा वो सटीक होगी, बिल्कुल एकदम, मतलब उसमें कोई किंतु परंतु का तो कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैनल क्या है कि जैसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूं कि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, शेयर से अगर आप करोगे तो किसी दूसरे भाई का भला होगा, या अपने ही किसी मित्रगणों का भला होगा। तीसरी बात, सब्सक्राइब करने से क्या है कि सब्सक्राइब करने से ये है कि हमारा चैनल क्या है, अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो क्या होगा कि इससे थोड़ी प्रोग्रेस होगी, हम उन्नति करेंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा और हम आगे अपने मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करें उससे पहले मैं एक कमेंट के बारे में बता दूं कि एक भाई ने मुझसे पूछा था कि तेरा नेट कब हुआ है। तो सबसे मेन बात है भाई, अगर ज्यादा ही दिक्कत आ रही है या किसी को संकोच लग रहा है कि मेरा नेट है या नहीं है, तो मेरे घर पे आ जाएं, मैं उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। दूसरी बात यह है कि बोलने से क्या होता है, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। सबसे मेन बात यह है कि वो सोच रहे हैं कि थोड़ा जलील किया जाए, तो इसमें जलील वाली बात नहीं है। वो अपने अंदर जो खूबियां हैं ना, वो हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं कि ये मेरे अंदर खूबियां हैं, मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या रिएक्ट होगा, क्या नहीं होगा। तो रिएक्ट कुछ भी नहीं होगा। सबसे मेन बात यह है कि भाई, आपको मैटर मिलना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको अच्छा मैटर मिले, वहां पे आप पढ़ाई करेंगे। सबसे मेन बात यह है। इसके बाद ये बताएं कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मुझे तो अनपढ़ मान के चलो आप। लेकिन एक बात बताओ कि आपको जब कोई अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो फिर उसमें किंतु परंतु कहां से आ गया? भाई, आपको पढ़ना है या मेरी क्वालिफिकेशन देखनी है? सबसे मेन बात है ये। तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होते हैं चुनिंदा जिनको इस चीज से तकलीफ है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि कौन क्या बता रहा है हमें, लेकिन उनको ये इंटरेस्ट ज्यादा है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया है, और जो किया है और जो समझते हैं इस चीज को कि मैंने कुछ किया है, तो वो जानते हैं कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदी के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी विषय का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा हटके है और विषयों से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो और सिलेबस में नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पहली इकाई है, भाषा और उसका विकास। इस इकाई से जैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेकंड पेपर होता है, जो सब्जेक्ट हमारा आता है, वो आता है 100 क्वेश्चनों का। और आप सभी को अभी यह भी विदित होगा कि यूजीसी नेट ने किया है, पहले ऑनलाइन एग्जाम होता था, लेकिन अब ये ऑफलाइन एग्जाम कर दिया है, और जून में इसके एग्जाम होने। तो आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से शुरू रखें, चालू रखें। तो भाषा और उसका विकास, इसमें से हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिया गया। ठीक है भाई, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं,
जो भारत की जो प्राचीन आर्य भाषाएं है ना, उनको जोड़ा गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को जोड़ा गया है, जैसे पाली हो गई, प्राकृत हो गई, सौरसेनी हो गई, अर्धमागधी हो गई, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। जो ये भाषाएं हैं, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसमें पाली, प्राकृत, सौरसेन, अर्धमागधी, मागधी और अपभ्रंश अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। ठीक है, इनके ऊपर से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अपभ्रंश, अवध और पुरानी हिंदी का संबंध। जो अपभ्रंश भाषा है उससे जो पुरानी हिंदी का जो संबंध है उसके ऊपर जो चर्चा है उसके बारे में जानकारी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका विवरण। और जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, जो आधुनिक युग में जो चल रही हैं, उनके बारे में जानकारी। ठीक है, और उनका वर्गीकरण। हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। देखो ये जो भाषाएं हैं ना, इनकी बोलियां भी होती हैं। जैसे राजस्थान की भाषाएं ले लो आप, राजस्थान की भाषा राजस्थानी हिंदी, लेकिन इसके साथ में इसकी बोलियां हैं, जैसे वो बोलियां हो गई, जैसे मारवाड़ी हो गई, ठीक है, और हाड़ौती हो गई, ऐसे करके। तो इनके बारे में भी, बोलियों के बारे में भी जानकारी है, इसमें दी गई है। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, ये तो मुख्य है ही भाई। खड़ी बोली तो अब वर्तमान में जो है, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्कनी, हिंदुस्तानी। जैसे हिंदी के विविध रूप, हिंदी के अंदर जो भाषा एक उर्दू है और दक्कनी है हिंदुस्तानी भाषा। ये मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा डिफरेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, सेम वही है। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम व्यवस्था से मतलब है कि खंड और खंडेतर जो भाषाएं हैं उनके बारे में। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार शब्द रचना में क्या है? सबसे मेन बात देखो, ये है ग्रामर वाला जो पोर्शन आ गया हमारा, शब्द रचना। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास और क्या है कि हिंदी का रूप रचना। हिंदी की रूप रचना जो है, देखो शब्द रचना में क्या है, सिर्फ उपसर्ग है, प्रत्यय है और समास है, संधि को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद में हिंदी की रूप रचना। अब हिंदी की रूप रचना क्या है? लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा। लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक व्यवस्था, उसके संदर्भ में जो संज्ञा है उसके ऊपर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी वाक्य रचना भी इसमें ऐड किया गया है। ये जो नया ऐड हुआ है वो है हिंदी वाक्य रचना से, पहले ये नहीं था इसमें। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। जैसे हिंदी भाषा का जो प्रयोग है ना, उसके विविध रूप कौन कौन से हैं? बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। संचार माध्यम और हिंदी के साथ में जो संचार माध्यम का प्रयोग है वो कंप्यूटर और हिंदी, कंप्यूटर के साथ में हिंदी का प्रयोग। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि के बारे में विशेषताएं और मानवीकरण। ठीक है, ये चीजें हमारे जोड़ी गई है। ठीक है, उसके बाद में भाई और आगे बढ़ते हैं इकाई 2, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। ठीक है, सबसे मेन बात, हिंदी जो साहित्य का इतिहास है उसके दर्शन के बारे में जो पहली पॉइंट जो बनाया गया है वो यही है। हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियां आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित हैं कि कौन से युग की क्या पद्धतियां हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जो हमारा युग है वीरगाथा काल, ठीक है, उसके अंदर उसकी प्रवृत्तियां हैं कुछ, जैसे उसमें बहुत से महाकाव्य लिखे गए, ठीक है, रासो काव्य लिखे गए। सबसे मेन बात यह है कि उसमें प्रेम प्रसंग वाले काव्य भी हैं, तो उसमें वीर रसात्मक काव्य भी। ठीक है, सबसे पहले 12 मासा वर्णन हुआ है जो बीसल देव रासो है, वो रासो साहित्य में ही आता है। ठीक है, उसके बारे में तो ये मतलब क्या हो गई, इसकी लेखन पद्धतियां हो गई, किस तरीके से इसको लिखा गया। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण मैंने कंप्लीट करवाया है साहित्य में, जिसकी भूमिका के नाम से मैंने डाल रखे हैं चैप्टर, वो आप देख सकते हैं। इसमें काल विभाजन पूरा करवा रखा है, मैंने कंप्लीट करवा रखा है विभिन्न विद्वानों के अनुसार, और उनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। ठीक है, इसका नामकरण भी मैंने करवा दिया है।
आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां। देखो साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, मान के चलो कि सिर्फ इतनी सी बात है कि आदिकाल में जो प्रवृत्तियां क्या क्या रही हैं भाई। देखो पाखंड खंडन भी रहा है उसमें, सबसे मेन बात उसमें जैन साहित्य भी था, उसमें नाथ संप्रदाय भी थे, नाथ थे, सिद्ध थे, ठीक है। तो उनके ऊपर चर्चाएं, ठीक है। रासो साहित्य, रासो साहित्य, रासो साहित्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो महान रासो ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, नरपत नालय, ऐसे। आदिकाल, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य मैंने चर्चा की थी कि जैन साहित्य सबसे पहले, उसके बाद में सिद्ध और नाथ साहित्य, ठीक है। खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावलियां तथा लौकिक साहित्य को और जोड़ा है। पहले लौकिक साहित्य इसमें नहीं था, लेकिन अब की बार सिलेबस में लौकिक साहित्य को जोड़ा है, क्योंकि आदिकाल से जो प्रश्न बनते हैं वो लौकिक साहित्य को लेकर भी बनते हैं। जैसे कि इसमें हो गया डोला मारू रदुआ, ठीक है, ये रचना है, ये लौकिक साहित्य की रचना है, ठीक है। इसके बाद में भक्ति काल, भक्ति काल को लेकर के क्या क्वेश्चन बनते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, कि भक्ति का आंदोलन कैसे हुआ, किस तरीके से उसका उदय हुआ, तो इसके लिए एक पंक्ति बनी है कि भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नवखंड। इसके बारे में भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक विशिष्ट, ठीक है। सबसे मेन बात भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आलवार संत, आलवार संत कितने माने गए भाई, आलवार संत 12 है, ठीक है। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से संप्रदाय हैं, जैसे श्रीनाथ श्री संप्रदाय है, द्वैता द्वैत ये वाद हो गए, और जैसे कि अविद्वैत द्वैता सो मैं ऐसे करके बताता हूं आप सभी को, जिसमें क्या है अभी विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। इसमें भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। तो इसके संप्रदाय कौन कौन से हैं, श्री संप्रदाय हो गया, नाथ संप्रदाय हो गया, ठीक है, अलग दरीवा संप्रदाय हो गया। तो ये संप्रदाय ही हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित। उनका वैचारिक आधार निर्गुण सगुण कवि और उनके काव्य, उनका काव्य। अब निर्गुण और सगुण कवियों में जैसे, निर्गुण कवियों में जैसे कबीरदास जी हैं, वो निराकार पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो मतलब ऐसा मान के चलो कि पूरा जो रीतिकाल है वो पूरा भक्ति काल है वो जोड़ा गया है, माफ कीजिएगा रीतिकाल का नाम आ गया, रीतिकाल आगे पढ़ रहे हैं। तो आगे और बढ़ते हैं। तो मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं रीतिकाल की ओर। रीतिकाल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सभी की जो तैयार की है, उसमें समाज का क्या योगदान है उसके बारे में। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, और इसमें देखो लिख रखा है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जो ये कवि हैं आचार्य, रीति कवियों का आचार्यत्व, इनका आचार्यत्व, जैसे भाई सीधी रीति जो बद्ध कवि हैं उन्होंने ही आचार्य की होड़ की है। जैसे कि केशवदास जी हो गए हमारे, जिन्होंने अलंकार के बारे में बहुत ही सुंदर विशिष्ट रूप से बताया था कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराज ही, कविता वनिता मित। तो ऐसे जो आचार्य हैं जैसे देव हो गए, भूषण हो गए, ठीक है, इनके बारे में चर्चाएं। इसके बाद में रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। ये रीतिकाल कंप्लीट, क्योंकि रीतिकाल का जो पोर्शन है वो 3 भागों में बटा हुआ है। आप जानते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त में कौन आते हैं, गणानंद, बोधा, आलम ठाकुर और द्विजदेव, 5। रीतिबद्ध में कवि आते हैं जैसे केशवदास जी हो गए और रत्नाकर जी हो गए, ऐसे। उसके बाद में जैसे रीति सिद्ध में तो एकमात्र बिहारी को ही लिया गया है, ठीक। तो ऐसे करके ये हैं रीतिकाल के कवियों के बारे में। इसके बाद में आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जो भारतेंदु युग से संबंधित है। भारतेंदु युग और भारतेंदु उनका युग,
जो है पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं सदी की हिंदी पत्रकारिता आधुनिकता की अवधारणा। मतलब क्या है कि आधुनिक काल में जो विशिष्ट चीजें चली थी, आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है 1850 के समथिंग, जिसका सर्वमान्य मत है जो 1850 माना गया है, जिसमें हमारे जो प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरीशचंद्र जी के जन्म वर्ष से माना जाता है। और 1857 में क्रांति चली ही थी, आपको अच्छे से विदित होगा, तो उसके बारे में जानकारी। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण भारतेंदु युग का ही दूसरा नाम है, पुनर्जागरण काल। ठीक है, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, इसमें पत्रकारिता का आरंभ हो गया था। भारतेंदु हरीशचंद्र ने भी मैगजीन चलाई थी। ठीक है, उसके बाद में द्विवेदी युग आया, तो उन्होंने भी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से विकास किया। 19वीं सदी में हिंदी पत्रकारिता आधुनिकता की अवधारणा। आधुनिकता की अवधारणा का मतलब यह है कि हिंदी की जो आधुनिकता है, हिंदी ने जो अपना रूप परिवर्तन किया है वो किस तरीके से किया। ठीक है, इसके बाद में द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग नाम पड़ा। हिंदी नवजागरण, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आप अच्छे से जानते हैं, इनका संपादन श्याम सुंदर दास ने भी किया था। राष्ट्रीय काव्य की सबसे मेन बात, तो सबसे मेन बात क्या है कि जो राष्ट्रीय धारा के जो प्रमुख कवि हैं, ठीक है, उनके बारे में स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि, ठीक है, उनको लिया गया है इसमें विशिष्ट रूप से। ये मुख्य चीज है इसकी हिंदी पुनर्जागरण के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में भाई आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और छायावाद के ऊपर आते हैं। छायावाद कवि, छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं। सबसे मेन बात देखो, विशेषताएं तो हर काल की हमें याद रखनी ही है, ज्ञात होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता। ठीक है, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक की। ठीक है, देखो ये सबसे बड़ी बात। साठोत्तरी युग है, साठोत्तरी युग के बाद तक की कविताएं, जो 2000 तक की जो कविताएं हैं उनके ऊपर चर्चा की गई है। लगभग ना तो 200 कविताएं और ऐड हुई हैं भाई इसमें। ठीक है, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, जो इसके काल के आधार पर जो ये विभिन्न काल बताए हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, और समकालीन कविताएं, इसमें जो समकालीन साहित्य है, साहित्यिक पत्रकारिता है, उसके ऊपर भी बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गद्य विधाओं के ऊपर। गद्य विधाएं, गद्य विधाएं में क्या है, गद्य विधाओं में क्या है? हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा। ठीक है, हिंदी के जो उपन्यास है उनके बारे में। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद्र के प्रवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, इससे पहले तक कुछ भी नहीं है। हिंदी की कहानियां, हिंदी कहानियों का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी, हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार, सारे के सारे। ठीक है, ये इसके बाद में हिंदी नाटक, हिंदी नाटक और रंगमंच, सबसे मेन बात नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र तंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक जो प्रमुख, जो वर्तमान है उसका। प्रमुख नाटक कृतियां, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। ये देखो स्पष्ट लिख रखा है, ये चीज है। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच, विकास के चरण, हिंदी का लोक रंजन, नुक्कड़ नाटक भी इसमें शामिल हैं। निबंध में हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार हिंदी के। ठीक है, हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना में क्या है? हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक हिंदी के। ठीक है, इनको जोड़ा गया है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, तो अन्य गद्य विधाओं में क्या क्या है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है और डायरी लेखन है। ये कंप्लीट का कंप्लीट हिंदी साहित्य है हमारा। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार। ठीक है, ये
इसके बाद में इकाई नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में क्या है, काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु और काव्य के प्रयोजन। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे पढ़ने हैं। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, रस से लेकर के, ठीक है, रस के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। अलंकार, रीति, ठीक है, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांत। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण। काव्य शास्त्र कंप्लीट है भाई। ठीक है, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो का काव्य सिद्धांत। ठीक है, अरस्तु का अनुकरण, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत। ठीक है, ये पूरा। वुड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत और कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी। ठीक है, टी.एल. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। ठीक है, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत। ठीक है, रूसी रूपवाद, सबसे मेन बात, नई समीक्षा, मिथिक, फंतासी, फैंटेसी है ये, फैंटासी तो ये ऐसे मतलब हिंदी में जब ये किया था तो इसमें फंतासी हो गया, फैंटेसी है। ठीक है, कल्पना, प्रतीक और बिंब, इनको लेकर के साहित्य शास्त्र से संबंधित चीजें हैं। ये सारे के सारे करने हैं और इंपॉर्टेंट हैं। कोलरिज से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, टी.एस. इलियट से प्रश्न आते हैं, रिचर्ड से आते हैं। ठीक है, ये मुख्य हैं। ठीक है, वुडवर्थ से भी कुछ परिभाषाएं आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि, इकाई नंबर 4। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में क्या है, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, समझ गए होंगे कि भारतीय नवजागरण में जो स्वाधीनता आंदोलन था उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये मैंने इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा। ठीक है, उसके ऊपर है ये। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, ये हम भारतेंदु युग में कर लेंगे। गांधी प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन। ठीक है, मार्क्सवाद, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, फ्राइड का, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी कविताएं, अब देखो भाई यहां से चल रहा है आपका पृथ्वीराज रासो, रेवा तट। ठीक है, लिया गया है इससे। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां। सबसे मेन बात है कि खुसरो ने तो ये दो चीजें ही ज्यादा इनके ऊपर ध्यान दिया था, जैसे कि खुसरो की पहेलियां हो गई और उसकी जो मुकरियां हो गई। तो पहेलियों में तो जैसे पान सड़ा क्यों, रोटी गली क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, ये ऐसे हो गया। विद्यापति की पदावलियां, जिसका संपादन किया है नरेंद्र झा ने और पद संख्या है 1 से और 25 तक, सीधा सीधा लिख रखा है। कबीर जो संपादक किया है, कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पद संख्या 160 से और 209 तक, देख लेना भाई। ठीक है, जायसी ग्रंथावली, जिसका संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल ने, नागमती वियोग खंड दिया गया है जायसी ग्रंथावली से। सूरदास का भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल और पद संख्या 21 से 70 तक। ठीक है, मतलब कि कितने पद हो गए, 50 पद हो गए समथिंग। ठीक है, इसके बाद में बिहारी सतसई और संपादन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, उसके 1 से और 50 तक दोहे। और घनानंद कवित, संपादक विश्वनाथ मिश्र और कविताओं की संख्या है 1 से और 30 तक। ठीक है, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। घनानंद के बाद में मीरा जो इसका संपादन किया है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ठीक है, और प्रारंभिक 20 पद हैं इसके जो जोड़े गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, प्रिय प्रवास को लिया गया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, IMP इंपोर्टेंट। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, इससे वही जो कविता है उसमें क्या करते हैं, जो भारत भारती कविता है इसकी मुख्य जो पंक्तियां हैं, कुछ चुनिंदा पंक्तियां हैं, उनको पढ़ के जाना। साकेत का 9वां सर्ग, मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत है उसका 9वां सर्ग है वो। जयशंकर प्रसाद की आंसू और कामायनी में श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, बाकी छोड़ देना। निराला की जो प्रसिद्ध रचना है जूही की कली, ठीक है,
वो जागो फिर एक बार सरोज स्मृति, जिसमें मतलब सरोज अपनी जो पुत्री सरोज के बारे में मतलब याद करता है, वो इस तरीके से बताता है कि उसकी पुत्री जो विधवा हो जाती है छोटे टाइम में, उसके बारे में जो तब वो उसको कैसे आंसू आते हैं, किस प्रकार से बातें होती हैं। राम की शक्ति पूजा निराला की इंपोर्टेंट जो कविता है। कुकुरमुत्ता, ये भी बहुत अच्छी कविता है। बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, ये सुमित्रा नंदन पंत परिवर्तन और प्रथम रश्मि रश्मि महादेवी वर्मा बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागनी भी हूं, और मैं निर्भरी दुख की बदली फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दूर झरो जगत में जगत के जीर्ण पत्र। ये रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी है उसका तृतीय अंक है ना, उसमें वो लिया गया है। और रश्मि रति रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है, रश्मि रति और उर्वशी दोनों रचनाएं। इनमें उर्वशी में तो तृतीय और ये रश्मि का है, इसमें बता नहीं रखा। ठीक है, तो ये कंप्लीट ही होगा। नागार्जुन पे आ जाओ भाई। नागार्जुन, नागार्जुन का कालिदास बादल को गिरते देखा, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य। ठीक है, ये चीजें। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा को लेकर के, आज्ञा के बारे में क्या, कलगी बाजरे की सबसे मेन चीज, यह दीप अकेला बहुत ही अच्छी कविता है। हरी घास पर क्षण भर बहुत अच्छी रचना है। असाध्य वीणा मैंने पढ़ी है, जबरदस्त कविता है, पढ़ने लायक कविता है। कितनी नावों में कितनी बार, ये ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र, माफ कीजिएगा थोड़ा वो बोलते हैं ना कि स्लिप ऑफ टंग, मतलब जीभ थोड़ी सी फिसल रही है, बोलता कुछ और निकल कुछ रहा है। गीत फरोश और सतपड़ा के जंगल, ये जो दोनों रचनाएं हैं इनकी। ये मुक्तिबोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, ये तीन जो रचनाएं हैं ये। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ठीक है, ये चीजें। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 4 की ओर। ठीक है भाई, हिंदी के उपन्यास, हिंदी के उपन्यास। इसमें पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी, बहुत ही जबरदस्त उपन्यास है भाई। ठीक है, और ये लाला श्रीनिवास दास का, इसको तो भूलोगे ही कैसे, परीक्षा गुरु, प्रथम उपन्यास। प्रेमचंद का गोदान पढ़ चुके होंगे बहुत से विद्वान। ये तो देखो तुकबंदी कैसी हुई है, प्रेमचंद का गोदान और पढ़ चुके होंगे बहुत से विद्वान। ठीक है, आज्ञा की शेखर एक जीवनी, जिसका पहला भाग है ना वो, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, जो उपन्यास है ना बहुत जबरदस्त उपन्यास है, पढ़ के देखना मजा आ जाएगा। आगे बढ़े। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस। क्या बोलते हैं कि अगर सूर को जानना है, तुलसी को जानना है तो मानस का हंस पढ़ो। ठीक है, भीष्म सानी तमस, और लाला शुक्ल राम दरबारी, कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा, और मनु भंडारी जो है उसका है आपका बंटी, जगदीश चंद्र है उनके हैं धरती धन्य अपना, ये चीजें हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हिंदी कहानी, राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला थी, इनका चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। ठीक है, जो ये दो रचनाएं हैं, दो कहानियां हैं इनकी। ये माधव राव स्प्रे, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की राही। ठीक है, इंपॉर्टेंट। प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न, दोनों। ठीक है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को उसने कहा था बहुत ही अच्छी कहानी है भाई। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप जो कहानी वो मस्त है। जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु जो इनकी जो रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की जो तीसरी कसम, और लाल पान की बेगम। ठीक है भाई, ये लाल पान की बेगम। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे की है
गैगरीन रचना ये। शेखर जोशी कोशिका गटवार जो है रचना बहुत ही अच्छी है। वी शमशानी अमृतसर आ गया है, और उसके बाद में जो दूसरी है चीफ की दावत, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की। हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ठीक है। इसके बाद में ज्ञान रंजन जी का पिता और कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया, ठीक है ये। और निर्मल वर्मा की परिंदे, ये जो कहानियां हैं ये सारी इसमें ऐड की गई हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हिंदी के नाटकों की ओर। तो हिंदी के नाटकों में भारतेंदु जी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग और लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश के आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी ग्रंथ है ना भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। नाटक बकरी बहुत जबरदस्त नाटक। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस के अंजो दीदी और मन्नू भंडारी के महाभोज, ठीक है, जबरदस्त नाटक है सारे के सारे। निबंध, अब निबंधों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो निबंध कौन कौन से जोड़े गए हैं। भारतेंदु, दिल्ली दरबार का दर्पण भारतेंदु का, और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये दोनों के दोनों निबंध लिए गए हैं। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट के स्वयंभू के चिट्टे, शिव शंभू के चिट्टे, स्वयंभू के चिट्टे बोल देता हूँ मैं, हर बार यही गलती करता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं पढ़े लिखे हैं। शिव शंभू के चिट्टे, और गलती है, गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है कविता क्या है वो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह, भाई साहब मजदूरी और प्रेम, जबरदस्त निबंध है इनका। कुबेर नाथ राय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जबरदस्त निबंध है। विवेक राय उठ जाग मुसाफिर, और नामवर सिंह की संस्कृति और सौंदर्य, ठीक है। ये हो गए हमारे निबंध। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है कि आत्मकथाएं और जीवनी एवं तथा अन्य विधाएं, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसी राम की मदरिया। इसके बाद में शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, ठीक है। मनु भंडारी एक कहानी है भी, और विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, बहुत ही जबरदस्त रचना है इनकी, ठीक है ये। इसके बाद में और आगे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन क्या बोलूं क्या याद करूं भाई साहब, इंपोर्टेंट लगा के चलना, क्वेश्चन आता है। रमणिका गुप्त, आपू आपूदरी, और हरि शंकर परसाई का जो है भोला राम का जीव, ठीक है ये। कृष्ण चंद्र जमुना जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, और मुक्ति बोध का एक लेखक की डायरी, राहुल सांस्कृतिक मेरी तिब्बत यात्रा। आगे का मेरे अरे यायावर रहेगा याद, भाई साहब मैंने पढ़ा है, ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद। इसके बाद में हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो गया है। आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि जो ये पेपर होता है इसमें फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन होते हैं, और सेकंड पेपर के होते हैं जो सब्जेक्ट का होता है वो 100 क्वेश्चन हिंदी का, ठीक है। हिंदी जो सब्जेक्ट है विषय का वो, ठीक है, उससे उसके बाद में देखो सबसे मेन बात कि 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन अब की बार सबसे क्या है कि ये पेपर है वो ऑफलाइन है, पहले ये ऑनलाइन हुआ करता था, लेकिन अब की बार ऑफलाइन है। 150 क्वेश्चन होंगे, और आप जानते ही हैं कि अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। नेट निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आराम से हो जाता है अगर थोड़ी सी तैयारी हो हमारी तो दोस्तों इसी के साथ हम इस जो सिलेबस वाली जो कक्षा है इसको समाप्त करते हैं। फिर आगे एक नई चीज के साथ, एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और वीडियो आएंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे और अध्ययनरत रहेंगे। तो दोस्तों एक बार वापस से आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारा सा कमेंट डाल के बताएं कि कैसा लगता है जब मैं आपको ये चीजें बताता हूँ।
उसके बाद दोस्तों अगर और दूसरे विषय के वीडियो अगर चाहिए आपको तो सिलेबस से रिकॉर्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको मुहैया करवाऊंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया से रिलेटेड लिंक डले हुए हैं, और आप चाहते हैं कि टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करें तो टेलीग्राम वगैरह पे भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन क्या है कि एक ग्रुप बना के रखेंगे, उसमें क्वेश्चन वगैरह आप लोड किया करेंगे, सबसे मेन बात है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों अब हम फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, और एंजॉय करते हैं तब तक। ठीक है, पढ़ाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने पढ़ाई बोल दिया, माफ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नमस्कार, ठीक है, ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो।